खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कौन बनेगा बिहार का बाजीगर? नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में 623 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों में से 513 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में अपना भाग्य आजमाने रहे। दूसरे चरण में प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने दिन भर आज चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने भी 4 रैलियां छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में की। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी जनता से रूबरू हुए। सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हम नेता जीतनराम मांझी, एलजेपी के चिराग पासवान, आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। जनता के बीच पहुंचने की लगातार कोशिश और अपने अपने वादे भी चुनावी रैली में सभी दलों ने किए। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? मुझे विश्वास है कि आप अपने वोट से बिहार को फिर से बीमार होने से जरूर बचाएंगे। आपने देखा होगा कभी एकाध ऐसी चीज हम खा लें और पेट खराब हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, बुखार आ जाए, तो फिर इंसान सोचता है बे वो कुछ भी हो लेकिन उसको तो जिंदगी भर कभी दोबारा नहीं खाना है। सोचता है कि नहीं सोचता है? खुद की सेहत के लिए क्या उसको दोबारा खाता है क्या? क्या 15, 20, 25 साल के बाद फिर सोचता है कि चलो एक बार ट्राई करूं, करता है क्या? कभी भी हाथ लगा देता है क्या? क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार खाया था तो जीना मुश्किल हो गया था। और बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जुबानी जंग जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कहने वाले नीतीश कुमार खुद 70 से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन इस बार जनता उन्हें रिटायर करने जा रही है। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। महागठबंधन की सरकार बनी तो बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा, संविदा कर्मियों को नियोजित करने का काम किया जाएगा। 5 साल में 3 साल में क्यों नहीं हो पाता? 5 साल 6 साल क्यों लगते हैं? और ख़ास बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए,
लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी तो इस सेवा जो रिटायरमेंट का जो 50 साल की अवधि है उसको ख़त्म करके बढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर एनडीए पर, और आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कई बार उन्होंने कई रैलियों में जिक्र किया और सीधे सीधे उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई बिहार की जनता को। इसी पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश सेतु जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। एहसानुल हक खुर्रम जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत स्वागत है आपका भी। अवनीश सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अवनीश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं, दूसरा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम स्टार प्रचारक बिहार में कूद पड़े हैं। एक तरफ एनडीए रैलियां कर रही हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन कर रहा है। वादे दावे अपनी जगह हैं, जमीनी हकीकत क्या है अभी बिहार की, ये बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल 17 जिलों के 94 सीटों के लिए प्रचार प्रसार आज रुक गया है और वोटिंग होगी 2 को। तमाम लोग उम्मीद जरूर पाले हुए हैं, चाहे एनडीए हो महागठबंधन हो, कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन तमाम जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव है उनका परिणाम ही नई सरकार के गठन में कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उत्तर बिहार में बीजेपी के साथ आरजेडी की सीधी टक्कर है। जेडीयू थोड़ी कम सीटों पर चुनाव जरूर लड़ रही है दूसरे चरण में, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैली उन्होंने किया और लगातार जिस तरह से कई बिना नाम ले हुए कई बातें कही, और जो जंगल राज के युवराज की उपाधि थी, जंगल राज के कारनामों को याद किया, जंगल राज में अपहरण को उद्योग को लेकर उन्होंने चर्चाएं की। तो जो एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सेट किया है वो जंगल राज का को लेकर एजेंडा सेट किया है। अब जंगल राज के भय से, डर से जनता किस तरह वोट करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महागठबंधन में जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर हमला बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर हमला बोल रहे हैं, तो हमें लगता है कि दोनों दलों ने अपना अपना एजेंडा जरूर सेट किया है। लेकिन तमाम दावे, तमाम वादे को जनता किस रूप में लेती है ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि तमाम नेताओं की जो यादें हैं, जो बातें हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री जिस तरह से राशन की बात की, जंगल राज को याद कराया, उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी को बिना नाम लिए ही हमला बोला। हमें लगता है कि बीजेपी काफ़ी हमलावर है और बेचैनी थोड़ी जरूर दिख रही है, क्योंकि उमन जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और तेजस्वी यादव खुद 1.5 दर्जन रैलियां कर रहे हैं एक दिन में। वैसी स्थिति में बीजेपी के कई टीम जो है वो जगह जरूर रैली कर रही है और तेजस्वी ये बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल ये सही बात है और इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अवनीश किया है। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है एहसानुल हक खुर्रम साहब आपसे। आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि जो यूपी में डबल युवराज का हुआ वही बिहार में होने जा रहा है। युवराजों से राज्य का भला होने वाला नहीं है। एक तो जंगल राज के युवराज तक बता दिया प्रधानमंत्री मोदी ने आज। देखिए, ये जो शंकर जी एक चीज आपको बताएंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। ये जंगल राज का तमगा कभी खत्म हो पाएगा क्या एहसानुल? देखिए, जंगल राज का तमगा इसलिए खत्म हो जाएगा कि अगर हम लालू यादव ने अगर गलत किया तो 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। इस बात को समझना चाहिए। अभी हम लोग जो चुनाव बिहार के अंदर लड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा सुशासन व्यवस्था को चलाने का है और कांग्रेस पार्टी अलायंस में है। राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस बिहार के इलेक्शन को लेके। आपने देखा कि जहां भी, लेकिन वो पूछ रहे हैं ना कि यूपी में क्यों नहीं सफल हुए आप, यही तो सवाल वो पूछ रहे हैं कि यूपी में डबल युवराज का कुछ नहीं हुआ तो बिहार में क्या होगा अब? देखिए, यूपी का इलेक्शन जो लड़ा गया उस वक्त जो माहौल था वो भाजपा के फेवर में था और बिहार के अंदर जो माहौल है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये लोग चुनाव हार चुके हैं और ये बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। इसीलिए इनका जो फ्रस्ट्रेशन है नरेंद्र मोदी जी का, वो एक परसेप्शन और एक गलत डायरेक्शन में इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। उनका जो इलेक्शन का लड़ने का जो तरीका है वो धर्म और पाकिस्तान और व्यक्ति विशेष पर ये करते हैं, वो डेवलपमेंट पे बात नहीं करते हैं।
बिहार के लोग जब वो पिछले बार इलेक्शन में 2015 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल, इसी चीनी मिल रीगा के अंदर और मोतिहारी के अंदर उन्होंने कहा था कि ये चीनी मिल हमारी सरकार आएगी तो हम इसी चीनी मिल का चीनी के जरिए चाय जो बनेगा वो चाय पीकर बिहार में आएंगे और उद्घाटन करेंगे। वो चीनी मिल नहीं स्टार्ट कर सके, 15 लाख रुपया लोगों को नहीं दिया और उसके बाद 2 करोड़ युवा को रोजगार नहीं दिया। आज हिंदुस्तान की जो हालत है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर चुके हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं और ये बेबुनियाद बात है। जंगल राज की कोई बात नहीं है, हम लोग सुशासन व्यवस्था को लाएंगे। आज जो बिहार के अंदर मर्डर हो रहा है, अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार कौन है? उससे बड़ा जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी जी चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं। कौन सा शासन इनका चल रहा है और कौन सा प्रशासन चल रहा है? लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज नहीं बना सके हैं। ये योगी जी का जो राज्य चल रहा है उसमें जाके आप उत्तर प्रदेश में देखिए, ये उत्तर प्रदेश की क्या बात करेंगे? ये विफल सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है धर्म की आड़ में चल रही सरकार है, ये फ्लॉप सरकार है और इसको बिहार की जनता इस बार सबक सिखा देगी। ओम प्रकाश जी, खाता नहीं। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए एहसानुल हक खुर्रम साहब का। और तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि 46% बेरोजगारी है, पलायन लगातार बिहार से हो रहा है और ये दावा भी किया जिसका जिक्र एहसानुल खुर्रम साहब कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको फिर से शुरू किया जाएगा, संविदा कर्मियों को नियोजित करने का काम किया जाएगा। आप लोग तो मुद्दों से विहीन होकर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, यह आरोप लगा रहे हैं। शंकर जी, सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि 15 साल जो माता पिता का जो राज, 15 साल में इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट का क्या था? 15 साल में 75,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए लोग। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 15 साल में 6,10,000 के आसपास लोगों को नौकरियां दिए। रही बात कि अपराध के मामले में 118 नरसंहार किसके राज में हुआ? ये माता पिता के राज में हुआ। इसको बिहार की भली भांति जनता जानती है। दूसरी बात कि इन लोगों ने क्या किया भाई, तो राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, शहाबुद्दीन, ऐसे लोगों को इन लोगों ने एक अनेमाल से संरक्षण देने का काम किया। और ऐसे लोग बिहार के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग की जो बात करते हैं, मुझे तो धिक्कार आता है ऐसे लोगों पर। ये लोग पेवेलियन लौट चुके हैं। आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी क्रिकेट के मैदान से पेवेलियन में बैठे थे, ये पानी पहुंचाने का काम करते थे, 9वीं पास है, शिक्षा से कोसों कोस दूर है। ऐसे लोगों से किसी भी तरह की बिहार की जनता को उम्मीद नहीं है। और लोकतंत्र की मंदिर में इनकी प्रवेश कैसे हुई? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में इन लोगों की, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोकतंत्र के मंदिर में ये प्रवेश हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति हुआ, इसे भी बिहार की जनता ने दिखा दिया। 223 सीटों पर लोकसभा चुनाव में 223 विधानसभा हम लोगों ने लीड लिया, 223। तो ये तो देखिएगा, ये तो फर्स्ट चरण का चुनाव हुआ है, सेकंड चरण का होने वाला है 3 तारीख को, फिर 7 तारीख को। आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। 2010 में क्या था स्थिति भाई? 22 सीट पर सिमट गए थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का चेहरा था कि जिस वजह से इन लोगों की सीटें आई। और इस बार आप देखिएगा कि बिहार की जनता इनको बखूबी जानती है। ये लोग केवल संपत्ति सृजन करने वाले लोग हैं। धन कैसे एकत्रित हो जाए, माल कहाँ से आ जाए, मिट्टी घोटाला आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ऐसे लोगों से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग केवल परिवार को संरक्षण देते हैं, खुद की चाहिए, मीसा भारती को चाहिए, राबड़ी देवी को चाहिए, तेज प्रताप को चाहिए, उनके पति को भी चाहिए। ये लोग केवल, आज पता नीतीश कुमार जी ने क्या परिवारवाद किया है? बिहार की जनता ऐसे लोगों को भली भांति जानती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास जो 15 वर्षों में किया, उस विकास के पैमाने पर चुनाव में गए हैं और जनता उन्हें जनादेश दे रही है। ठीक है, परिवारवाद का आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने भी लगाया। मैं जवाब लूंगा एहसान हक खुर्रम साहब से, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। आप मेहमान लगातार मेरे साथ बने रहेगा, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। ओम प्रकाश सेतु जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एहसानुल हक खुर्रम साहब हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के।
एहसानुल्लाह खुर्रम साहब, मैं आपके पास आता हूं। प्रकाश जी ने सवाल उठाया था, परिवारवाद का उन्होंने सवाल उठाया, और आज रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया कि सिर्फ एक परिवार के लिए काम होता रहा, पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित रह गई। एनडीए जो है वो लोकतंत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित थी, और यही सवाल ओम प्रकाश जी ने भी उठाया। उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने आज, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई भी रिश्तेदार संसद नहीं पहुंचा, मेरा कोई भी रिश्तेदार संसद नहीं पहुंचा है। तो फिर परिवारवाद का आरोप जो आप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। ठीक है एहसान जी, आपसे सवाल है फिर, तो ठीक है सवाल मेरा, बोलिए जी। दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं तो वो तो झूठ बोलने में मास्टर आदमी हैं। अमित शाह जी के बेटे जय शाह आखिर कौन है जो बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं? आप कैसे भूल जाते हैं? राजनाथ सिंह के बेटे कौन हैं? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, वो कैसे भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई रिश्तेदार नहीं गया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं गया है। अरे नीतीश कुमार के बच्चों में काबिलियत नहीं है तो ये गलती दूसरे की है क्या? नीतीश कुमार अपने बच्चे को उस काबिल बनाते, सियासत में लाते, क्यों नहीं लाए? कोई मना किया था क्या? एहसानुल हक खुर्रम साहब, मैं आपका जो डेजिग्नेशन है वो ठीक करा दूं थोड़ा। दरअसल आरजेडी नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता आपने बताया, मैं ठीक कह रहा हूं? जी जी ठीक है, अब अपनी बात को पूरी करें। तो मैं कह रहा हूं कि जैसा जो है अमित शाह के बेटे हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी उनको क्यों भूल जाते हैं? जी, 1 दर्जन से ज्यादा टिकट जो है इन लोग अपने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बच्चों को दिया। नीतीश कुमार के बच्चों में वो काबिलियत नहीं है जी, तो इसमें किसकी गलती है? अपने बच्चों में वो काबिलियत पैदा करते। आखिर लालू यादव ने अपने बच्चे में काबिलियत पैदा किया, उसको उस टैलेंट के काबिल बनाया, आज वो बिहार का नेतृत्व करने के काबिल है। ये जनता जो वोट देती है ना, जनता जीत जाएगी। और जनता जब उनको पसंद कर रही है, उनके रैली में जो भीड़ आ रही है, अपार भीड़ को आप देख के अंदाजा लगाइए आखिर बौखलाहट किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी को इतना बौखलाए हुए लोग क्यों हैं? ये क्यों इतना परेशान और हताश हैं? ये 10 तारीख का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बिहार के सुशासन व्यवस्था पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी है। भाई साहब हमारे बता रहे थे, मित्र हमारे, कि भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट दिया गया है, क्रिमिनल को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाले को टिकट किसने दिया है? उसमें जो आरोपित है उसको टिकट वर्मा को किसने दिया है? ये हम पूछना चाहते हैं इनसे। ये लोग जो मुखौटा ओढ़ के चलते हैं, क्या हम करें तो कैरेक्टर लीला, ये करें तो रास लीला, ये ऐसे नहीं चलेगा। बिहार की जनता सब जानती है। इस बार इन लोग का बढ़िया बिस्तर पैक कर दिया, 10 तारीख को इनकी विदाई तय है। कोई शेल्टर होम में अगर दोषी पाए गए उस पर कार्रवाई हुई है, ये बता दें कि इससे राजवल्लभ यादव कौन है भाई? राजवल्लभ यादव के बारे में बताए ना, रेप के आरोपी। अरुण यादव क्या है भाई? तो रेप के आरोपी है। ऐसे लोगों ने चेहरा बनाया। और वो छोड़िए ना भाई, ये 3351 कैदी नंबर जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके इशारों पर इन लोगों ने बिहार में काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये कांग्रेस पार्टी की क्या वजूद है बिहार में? कांग्रेस पार्टी को 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतनी सीटें आई, इन लोगों को सीट देने में क्या आरजेडी ने क्या? मेरे भाई 2015 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का स्वच्छ साफ हो जाता। नीतीश कुमार की राजनीति में अपने चेहरे बचाने के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है 15 वर्षों में, और 15 वर्षों में विकास के आधार पर जनता के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाई, इन्होंने विकास पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, दंगाई बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं? आप उस 15 में जो आपने किया है बिहार के अंदर, उसके चुनाव लड़िए। हम लोग दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आके उस बुनियाद पर चुनाव लड़िए। जनता को गिनाइए कि 15 साल में आपने क्या किया है, आपकी सुशासन व्यवस्था कैसी थी। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए बिहार में आके। जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, दूसरी बातों पे ले जा रहे हैं। चुनाव का जो है ग्राफ आप लोग बदल दिए हैं, चुनाव की बदल दिया आप लोगों ने। ठीक, जवाब ले लेते हैं एहसानुल हक खुर्रम साहब, जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश सेतु जी, अब दीजिए जवाब एक एक करके आप। विकास से इनको कोसों दूर है। पहले पीएससी जो होती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 35 मरीज आते थे, आज 10,000 मरीज आते हैं प्रति महीना।
पहले स्थिति क्या थी बिजली की? आज 22 से 24 घंटा पहले बिजली आती थी तो गांव में लोग कहता था कि बिजली आ गई, बिजली आ गई, और आज तो 22 से 24 घंटा बिजली रहती है। सड़क की क्या स्थिति थी? गड्ढा सड़क में था कि सड़क गड्ढा में था, कोई पता ही नहीं चलता था। आज सड़क का व्यवस्था में सुधार हुआ। आज शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा में कितना स्तर सुधार किया। पहले चरवाहा विद्यालय खुला करता था, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बच्चों को, 4 लाख रुपए उन्हें पढ़ने के लिए सुविधा दिया जाता है। इन लोग किस विषय पर डिस्कशन करेंगे? हर घर नल का जल, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में हर घर नल का जल देने का काम किया। महिला सशक्तिकरण का कौन उदाहरण है? आज 35% महिलाओं को, ओम प्रकाश जी, अगर जॉब दी है तो फिर तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि 46% बेरोजगारी है, पलायन को आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो 15 वर्षों में 75,000 लोगों को नौकरी दी, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? 15 वर्षों को मौका मिला था ना। आज 6 लाख लोगों को नौकरी कौन दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। 75,000 और 6 लाख में तुलना करिए तो पलायन क्यों कर रहे हैं लोग? बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं बताइए? क्या बिहार के लोगों को हक नहीं है वहीं पर रहकर उनको रोजगार मिल सके? अगर वो अपनी सरकार को चुनते हैं, क्या उन सरकारों का हक नहीं है? शंकर जी, राज्य सरकार के पास जितनी बजट है उसके हिसाब से संसाधन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि हर घर में बिहार की व्यंजन की थाली हो, यानी हर घर में जो बिहारी व्यंजन की थाली हो या और हर हाथ को रोजगार मिले। आदरणीय नीतीश कुमार जी संकल्पित है कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों को बिहार में रोजगार मिले, और इसी के आधार पर आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है 15 वर्षों से, किसने जनता ने जनादेश दिया है। चलिए, एक आखिरी कमेंट एहसानुल्लाह खुर्रम साहब मैं आपसे चाहता हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है। चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है आप तक। नहीं आ रही है, ठीक है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। तेजस्वी ने सवाल उठाया था, मैंने सवाल किया था ओम प्रकाश जी ने, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, 46% बेरोजगारी नहीं है, पलायन रुका है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, विकास किस तरह से बिहार में हुआ है और लोगों को किस तरह से वहां पर पलायन को रोकने के लिए सरकार ने जो प्रयास हैं बिहार में किए हैं, इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट के रास्ते जो हैं वो सरकार ने बिहार में खोले हैं। इसीलिए आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज्यादातर जो नौजवान बिहार के हैं वो बाहर नहीं जा रहे। ओम प्रकाश सेतु जी के मुताबिक है। देखिए, ये तो इन लोग का डेटा है। पब्लिक में जनता में आपने समय देखा होगा किस तरीके से बिहारी लोग आ रहे थे। आज बिहार के अंदर कोई कल कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। चीनी मिल जो बिहार जो है चीनी का निर्यात करता था, आज बिहार में देखिए पूरे हिंदुस्तान में निर्यात करता था। चीनी का हालत देखिए। आप बेतिया को छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए, कहीं किसी का कारखाने से धुआं तक नहीं निकलता है। एक इंडस्ट्री नहीं ला सके नीतीश कुमार एक इंडस्ट्री नहीं ला सके, स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला सके। डबल इंजन की सरकार जो चलाने का वादा किया था, लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था, आज स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। आप टीचर को जाके देख लीजिए किस तरीके से टीचर पढ़ा रहे हैं। बच्चा रोड पर घूम रहा है और टीचर अंदर में जाके कुर्सी पर आराम से सोए हुए हैं, स्वेटर बुन रही हैं। इस तरह की शिक्षा प्रणाली है नीतीश कुमार की शिक्षा प्रणाली इस तरह की है। आप चले जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है इन लोगों ने बिहार को युवाओं के साथ लोगों को छला है और गुमराह करके रखा है नीतीश कुमार ने। इस बार कुछ के चुनाव में इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं होने की वजह से मेरे पास वक्त नहीं है, आप दोनों को रोक रहा हूं। प्रकाश सेतु जी, एहसानुल्लाह खुर्रम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले फेज की वोटिंग खत्म हुई थी, अब दूसरे चरण का मतदान है। 3 नवंबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज इसी को लेकर हमने देखा कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए किस तरह से धुआंधार रैलियां हुई, प्रचार हुआ। एक तरफ एनडीए की तरफ से कमान संभाली प्रधानमंत्री मोदी ने, दूसरी तरफ एनडीए के महागठबंधन के जो तमाम नेता थे वो चुनावी मैदान में निकले। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे पलायन का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील की। अब बिहार की जनता तय करेगी कि किसको जिताएं। एनडीए के पक्ष में जो हवा की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, उस बात में कितनी सच्चाई है, ये जब काउंटिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।